नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी के प्रतिष्ठित तथा लोकमानस को अपनी कहानियों में उकेरने वाले कथाकार जयराम सिंह गौर जी की लिखी हुई कहानी नटिन भौजी। तो प्रस्तुत है उनकी लिखी कहानी नटिन भौजी। हमेशा घूंघट के भीतर 2 उंगलियों के बीच से झांकती नाचती आंखें नटिन भौजी की पहचान थी। उसकी चपलता बस महसूस करने की बात थी। चाल चलन में उस पर कभी कोई उंगली नहीं उठा पाया। समय के साथ चलकर भी वो अकेली ही चलती और गांव टोले के संबंधों का वो बखूबी निर्वाह भी करती। जिसे जो प्यार आदर मिलना चाहिए खुले हाथों सबको बांटती। गांव जाने पर मिलते ही राम राम कहती, फिर घर गृहस्थी के न जाने कितने सवाल कर डालती। बड़ी बहू ठीक है, उनके बच्चा बहा कि नहीं, चाची की तबीयत अब ठीक रहत है, आदि आदि। उसकी फिक्र या मुस्कुराहट बस 2 आंखें ही छलकाती। होंठ तो शायद ही कभी किसी ने देखे हों। उसकी प्रसन्नता का अंदाज़ा बस उसकी आंखों से ही लगाया जा सकता था। आंखें भी पास से ही देखी जा सकती थीं। उसके घूंघट का कोण रास्ता देखने तक ही बना रहता। उसके चलने और रास्ता देखने को यदि एक त्रिभुज में व्यक्त किया जाए तो निश्चय ही समकोण त्रिभुज बनेगा। उसके सवालों के जवाब देने के बाद भी हम आगे घर की ओर बढ़ पाते। वो अपने ही हालचाल एक सांस में सुना डालती कि रज्जन की नौकरी लाग गए, वो जयपुर में है, वही के शादी हुई के, भगवान की कृपा से 2 पोता हैं, बहू यहीं हमरे पास रहते हैं। फिर पूछ बैठती, अब तो त्यौहार करके जाइयो। अरे नहीं, कल जाए का है। नहीं, ये तो गलत बात है, आए हो तो त्यौहार करके जाओ। त्यौहार पर फिर आ जाइबे, अबे तो काफ़ी दिन हैं। तब फिर ठीक है, हाँ आयो जरूर, सब लड़का बच्चन के साथ, वो कहती और उसकी आंखें अपनी स्वाभाविक हंसी से भर जाती। लेकिन आज नटिन भौजी को देखा तो सहसा विश्वास नहीं हुआ कि ये वही नटिन भौजी हैं। मुंह खोले बैठी हैं, धोती का पल्लू जरूर सिर पर था, दोनों हाथों की कोहनियाँ पैर की गांठ पर टिकी और मुंह हथेलियों पर रखे सूने रास्ते की तरफ ताक रही थीं। अब न पहले सी लाज, न कोई डर, न किसी के आने की खबर, न जाने की। उसकी ये उदास मुद्रा देखकर मैंने उन्हें टोकना ठीक न समझा। आगे बढ़ गया, पर मन में तमाम सवाल सर उठाने लगे। घर पहुंचकर छोटे भाई से पूछा, क्यों छोटे, नटिन भौजी बीमार है क्या? हाँ, उसका दिमाग कुछ चल गया है। क्या हुआ है उन्हें? उसका बेटा रज्जन हरामी निकला। एक दिन किसी बात पर उसने भौजी पर हाथ उठा दिया और अपने बीवी बच्चे लेकर जयपुर चला गया। तुम लोगों ने कुछ नहीं किया? मैंने पूछा। जब तक मालूम पड़ा वो जा चुका था। लगा ये तो बड़ा अजीब हुआ, क्या हो सकता है? बेटे ने माँ पर हाथ क्यों उठाया होगा? मन कुछ बोझिल सा होने लगा तो सोचा चलो खेत की तरफ टहल चलें, वहाँ कुछ और लोग मिलेंगे। अपने चक पर गया। ट्यूबवेल के कमरे के बाहर चारपाई पड़ी थी, उसी पर बैठ गया। अप्रैल का महीना था, मटर चना पकने पर थे, गेहूं की बालियां भी गदरा गई थीं। हार भरा पूरा दिख रहा था। गांव में इस तरह से अपने खेत देखकर सब अपने भविष्य का ताना बाना बुन लेते हैं। दूसरे चक पर कुछ लोग होरा भून रहे थे। उनमें से किसी की निगाह मेरे ऊपर पड़ी। राम राम हुई और होरा खाने के लिए मुझे बुला लिया। खेत पर होरा भून कर खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। काफ़ी दिनों बाद इस तरह का मौका सामने था। मुझे शहर गए 10 साल बीत चुके थे और इस तरह की मस्ती की तो शहर में कल्पना ही नहीं की जा सकती। गया, होरा चबाए और फिर अपने चक पर आ गया। लेटा ही था कि बबुआ राम राम, कबे आए? बबुआ होरा खाए कि नहीं? हाँ भैया, थोड़ी देर पहले ही खाए हैं। अच्छा रुको, अब ही आए, कहकर भूला चले गए। तनिक देर में 4-5 गन्ने लेकर आ गए। बोले, होरा के बाद ऊँख ना चुई जाए तो मज़ा का। और गन्ने चूसे गए। भोला गांव भर की खबर रखते थे। कुछ इधर उधर की बातों के बाद चल पड़ी बातें नटिन भौजी की। भोला का चेहरा कुछ उदास हो गया। बोले, नटिन बहू बड़ी अभागी आए। काहे? मेरे मुंह से निकला। अरे बेचारी न जवानी में सुख पाएस न बुढ़ापा में। भोला ने गहरी सांस लेकर कहा। बात आगे बढ़ती गई, पर तभी दूर से एक आवाज़ आई, भोला पानी फूटेगा, जल्दी आओ। और वो फरुआ उठाकर चले गए। मैं चारपाई पर फिर लेट गया और गांव के खलवे में बसे उस नट परिवार की जैसे फिल्म सी मेरे भीतर चलने लगी।
याद आया वो दिन जब नटिन चाची अपने लड़के की शादी का निमंत्रण देने घर आई थी। न्योते की सुपारी उन्होंने ताऊ जी के पैरों के पास रखते हुए अपना माथा जमीन पर टिका दिया था। इस न्योते का मतलब था कि हमारा परिवार इस शादी में उनकी मदद करे। ताऊ जी ने सुपारी फौरन उठाकर मुस्कुराते हुए कहा था, ये तो बड़ी खुशी की बात है, जाओ पटे भाई को भेज देना। अच्छा मालिक, कहकर नटिन चाची टोले के अन्य घरों में न्योता देने चली गई थीं। शाम को पटेबाज आए थे। जोहार मालिक। आओ भाई, लड़का की शादी कहाँ तय किए हो? ताऊ जी ने उससे पूछा था। मालिक सर गाँव माँ। और फिर ताऊ जी के पूछने पर उसने बताया था कि लड़की और उसका परिवार ठीक ठाक है। अच्छा अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मालिक बाग में डेरा लगावे का हुक्म मिल जाए, जलावन की लकड़ी, आटा, तेल बस। पटेबाज ने अपनी फरमाइश ताऊ जी के आगे रखी। सब हो जाएगा, ताऊ जी ने कहा तो वो ज़मीन पर माथा टिका जोहार करके चला गया था। इसी तरह के आश्वासन उसे ऊंचे टोले के हर घर से मिले थे। विवाह के 3-4 दिन पहले ताऊ जी ने उसे फिर बुलवाया। पटेबाज आया, उसी तरह जोहार करके बोला था, का हुक्म मालिक? अरे हुक्म नहीं, पूछे के बुलावा रहे कि सब इंतजाम हुईगा मालिक, सब आपे के चरणन का प्रताप आए। पटेबाज ने आसमान की ओर जैसे दुआ के लिए हाथ उठाकर कहा था। ध्यान राखियो, कौनो कमी न रह जाए, गांव की इज्जत का सवाल है। अरे मालिक, ऐसे इंतजाम हुई कि सब देखत रह जाइए हैं। कहते हुए उसका चेहरा जो कह रहा था उसे शब्दों में नहीं पिरो सकते। जोहार करके वो चला गया। शादी की चहल पहल 3-4 दिन पहले ही पटेबाज के घर पर दिखने लगी थी। आसपास के गांवों के उसके रिश्तेदार जुटने लगे थे। सुबह शाम वे हमारे देवी देवताओं के साथ अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। उनके एक ही देवता याद रह गए हैं, शायद वही थे भी नटों के एकमात्र देवता जखई बाबा, जिनका गांव के बाहर एक स्थान नियत था जिसे ये लोग थान कहते थे। शादी एक दिन पहले बड़े से हरे बांस में लाल झंडा बांधकर थान के प्रांगण में गाड़ा गया। फूल खीर चढ़ाई गई और धूप भी सुलगाई गई। औरतों ने अपनी भाषा में देवगीत गाए, जिनके अर्थ तो हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आए, पर इस बहाने ये देखने को जरूर मिला कि उनकी आस्था किसी अदृश्य के प्रति कितनी प्रगाढ़ है। अब जखई बाबा केवल नटों के देवता नहीं रह गए थे, वे गांव जवार सबके देवता हो गए थे। गांव जवार में जब किसी की भैंस बीमार होती या दूध कम देती, सब जखई बाबा के थान पर खीर चढ़ाते थे। ये पूजा हम बच्चों के लिए बड़ी रोचक थी। भैंस गाय के एक समय के पूरे दूध की खीर बनाई जाती थी। थान पर 2 चम्मच चढ़ा के जितने लोग साथ जाते थे सब वहीं बैठकर खाते थे। खीर वापस घर नहीं लाई जाती थी। ये हम सब बच्चों के लिए वरदान बन गया था। मोहल्ले का कोई भी खीर चढ़ाने जाता, हम बच्चे भी साथ हो लेते और खीर की दावत उड़ाते। नटों की पूजा में लड़की और लड़के वालों के दोनों परिवार शामिल हुए थे। ढोल, थाली और कुछ पारंपरिक वाद्य यंत्र नटों ने बजाए थे। औरतें, आदमी सब नाचे थे। गांव भर इस उत्सव में जुट गया था। कुछ लोग नाचने वाली औरतों पर रुपए भी न्यौछावर कर रहे थे, जिन्हें नटों के बच्चे लूट रहे थे। इसी तरह 3 दिन तक कार्यक्रम चलते रहे और पटेबाज के लड़के कलाबाज की शादी हो गई। शादी के रस्मों रिवाज जो हम अपने घरों में देखते वैसा कुछ नहीं दिखा। अगले दिन मंडप उखाड़ा गया। औरतें उसमें बंधा फूस और कलश के पास अंकुरा आए धान के पौधों को उखाड़ टोकरे में रख उसे सिरवाने गांव के बड़े तालाब की ओर चल दी। सिर पर मोर रखे आगे आगे कलाबाज, पीछे उसकी नवविवाहिता मतलब नटिन भौजी, कपड़ों को ऐंठ कर बनाया गया कोड़ा लिए। विवाह गीत गाती औरतों का झुंड साथ में। ये शायद उनके यहाँ की कोई रस्म रही होगी कि वधू वर को कोड़ा मारते हुए ताल तक ले जाती है और फिर वर वधू को कोड़ा मारते हुए घर तक लाता है। तो नटिन भौजी कोड़े मारते हुए कलाबाज को तालाब तक ले गईं। जल की पूजा हुई और कोड़े खाती हुई घर वापस आ गई। औरतें घड़ों में तालाब से पानी कीचड़ भर लाई थी। लौटते हुए जो मिला उसी पर होली जैसा उल्लास जीते दिखाते वो कीचड़ उसी पर डाल देती। इसी दिन बकरे की बलि दी गई, देवी पूजी गई, जखई बाबा पूजे गए। फिर पटेबाज के घर में बच्चे खुचे मेहमान भी विदा हो गए। फिर एक दिन की जब नटिन चाची जतन से संवार कर अपनी बहू लेकर मुंह दिखाई करवाने मेरे घर आई थी। बेल बूटेदार घाघरा, फूलों वाला जंपर पहने और कढ़ाई वाली चटक लाल चूनर ओढ़े थी नटिन भौजी।
पाँवों में चांदी के मोटे मोटे खड़ुए सांवले रंग पर अलग चमक रहे थे। नटिन चाची और बहू ने ज़मीन पर माथा टेक कर अम्मा को प्रणाम किया। अम्मा ने कहा, अब बहू का मुंह तो दिखाओ। नटिन चाची ने दोनों हाथों की दो दो उंगलियों से बहू का घूंघट कुछ चौड़ा किया। मैं छोटा था, इसलिए अम्मा के कंधे पर सर रखे उनके पीछे खड़ा था। नटिन चाची ने अपनी बहू से ये भी कहा था, लो लाला तुम्हारे देवर लागी। याद है कि सुरंग के भीतर जैसे हल्की रोशनी में किसी देवी की मूर्ति की आंखें चमक रही हों। अजंता एलोरा की गुफाओं में जिस प्रकार पार्वती अपनी छटा बिखेरती हैं, या रामगढ़ की गुफाओं में पाली या किसी अन्य भाषा में लिखे नाट्य सूत्र और भित्ति चित्र। नटिन भौजी ने हौले से पुतलियां नचाकर मेरी ओर निहारा था। घूंघट के भीतर से नटिन भौजी की वो चमकती आंखें कभी नहीं भूलीं। अम्मा ने भी तनिक झांक कर नई बहू का मुंह देखने के बाद उसके आंचल में 1 भेली गुड़, चावल और 1 रुपया चांदी का डाला था। चाची भौजी दोनों ने फिर उसी तरह अम्मा को प्रणाम किया और दूसरे घर की ओर चल पड़ी। इन लोगों के पीछे पीछे अपने टोले के 3-4 घरों में मैं गया कि शायद पूरा चेहरा दिख जाए, पर नहीं, एक बार जितना देखा उस दिन उतना ही हर घर में देखने को मिला। पटेबाज और उसकी पत्नी अपनी बहू की तारीफ करते अघाते नहीं थे। वो थी भी ऐसी सुशील, सुंदर, कमेसुर और प्यारी गुड़िया जैसी, तितली जैसी फुर उड़ते हुए काम करती। मेरी तब तक तो मसें भी नहीं भीगी थीं, लेकिन मेरे गोल में कुछ बड़ी उम्र के लड़के भी थे। एक था किसना, उसने शायद किसी दिन भौजी को कहीं देख लिया होगा। वो एक दिन अपने गोल में बोला, अबे यार, नटिन भौजी है बहुत टनाटन माल, मिल जाए तो मज़ा आ जाए। मुझे उसका हाथ और आंखें मटकाकर ये बताना कुछ अच्छा न लगा। क्यों नहीं जानता। घर आकर ताऊ जी को बता दिया कि किसना ऐसे कह रहा था। बस किसना की उसके घर में वो गत बनाई गई कि अगले दिन उसने मुझे धमकाते हुए कहा कि तुमका देख ले बे। अब मैं डरा कि ये तो मेरी कुटम्मस करेगा। घर भाग आया और ताऊ जी से फिर बताया कि किसना हमको मारने के लिए कह रहा है। उस दिन किसना का घर में फिर इलाज किया गया। शाम को खाना नहीं मिला और जब तक उसने हमसे माफ़ी नहीं मांगी उसे घर में नहीं घुसने दिया गया। नटों का परिवार सीमित था। ये 4 प्राणी और इनके पास अपने खाने पीने की व्यवस्था के लिए 4 भैंसें, 2 गाय और 2 सांड भैंसा। बकरन भैंसें वो शहर के चट्टों से खरीद लाते। जब तक दूध देती दूध घी बेचते और बियाने के समय फिर शहर के चट्टों में बेच आते। इससे उन्हें मज़े की कमाई हो जाया करती। सांड भैंसों से आसपास के गांवों में भी गर्भाधान के लिए लोग अपनी भैंसें लाते और बदले में इन्हें पैसा या अनाज दे जाते। इसके अतिरिक्त साल में 2 बार जौरा मिलता। इस तरह इनके परिवार को खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होती। ये लोग अपनी पारंपरिक जानकारी के अनुसार जड़ी बूटियों से जानवरों का इलाज भी करते थे। गांव में कतकी का मेला औरतों और बच्चों के लिए विशेष महत्व रखता था। हालांकि बड़े बूढ़े भी शाम को सज धज कर कुछ देर आपसी मिला भेंटी करने आ जाते थे। इस अवसर पर नटों का तमाशा भी होता, जिसे पटेबाज आसपास के गांवों में रहने वाले नटों के साथ मिलकर किया करते थे। खेल की तैयारी 2 दिन पहले से शुरू हो जाती थी। चौक में बड़े बड़े बांस गाड़े जाते, उनके ऊपरी हिस्से पर एक मचिया बांधी जाती और मोटे रस्से से भी ऊपर उन्हें जोड़ा जाता, जिस पर चलकर नट लोग अपनी अजीब अजीब करतब दिखाते। इस बार का ये सालाना खेल आसपास के गांवों के लिए इस कारण भी विशेष आकर्षण का केंद्र था क्योंकि पटेबाज की नई बहू भी अपने करतब दिखाने वाली थी। ये नटों के यहाँ की परंपरा थी कि घर आई नई बहू अपने करतब दिखाती थी। इस बार कलाबाज के लिए विशेष करतब दिखाने का इंतजाम भी किया गया था। नीम की ऊंची डाल से जमीन से खूंटा गाड़ के एक रस्सा बांधा गया था। होते करते अगला दिन आया, मतलब नटों के तमाशे का दिन। जमींदारी गए वैसे तो सालों बीत चुके थे, लेकिन गांव में अभी भी पुराने जमींदारों का पूरा मान सम्मान बरकरार था। इसलिए हम लोगों के परिवार के सदस्यों के बैठने के लिए अलग वीआईपी इंतज़ाम था। खैर, पटेबाज ने ढोल बजाना शुरू किया। वो बूढ़ा हो चला था। कहा करता था कि बाबू, ढोल में नटन के जीव बसत है, जो नट ढोल न बजा सके वो नट कैस। साथ में नटिन चाची ने लकड़ी की चौपों से थाली बजाकर संगत देनी शुरू की। इसका मतलब था कि अब नटों का खेल शुरू होने वाला है। लेकिन क्या कमाल का ढोल बजाता था पटेबाज।
कितनी तन्मयता थी उसमें कि सुनने वालों के दिल धड़कने लगते और बच्चे अपनी सांसें साधे कौतूहल से खेल शुरू होने का इंतज़ार करते। हम लोग अपने धराऊ कपड़े पहने ताऊ जी के साथ तमाशे में मौजूद थे। पटेबाज ने ढोल बजाना रोका, ताऊ जी के सामने आकर जुहार किया और तमाशा शुरू करने की अनुमति मांगी। फिर अपने कुल देवता का स्मरण कर पटेबाज ने जय बजरंगबली का जयकारा लगाया। बाजे बजना फिर शुरू हुए। पटेबाज, कलाबाज और उसके साथी नट अनेक प्रकार के वाद्य बजा रहे थे। नटिन चाची वही थाली लकड़ी की चौपों से बजाकर सब यंत्रों का साथ दे रही थीं। पुनः जयकारा लगा, बाजे बजने बंद हुए। नटिन भौजी उठी। आज के लिए नटिन चाची ने अपनी बहू को बिल्कुल गुड़िया की तरह सजाया था। रंगीन घाघरा, जंपर, ओढ़नी ओढ़े वो बांस पर चढ़ी। चढ़ने से पहले अपनी धरती माता को सिर टिकाकर प्रणाम किया। बांस पर चढ़कर मचिया पर चढ़ी और फिर दोनों हाथों फैलाकर शरीर का संतुलन बनाते हुए रस्से पर चलकर एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच गई। कलाबाज बड़ी तन्मयता से ढोल बजा रहा था कि उसे दिन दुनिया का कुछ होश ही ना हो जैसे। उसके सदे हाथ ढोल पर थाप दे रहे थे और निगाहें रस्से पर चलती हुई अपनी बीवी पर अपलक टिकी हुई थी। भौजी 2 बार रस्से पर इधर से उधर गई, फिर वो सर पर 2 खाली घड़े रखकर रस्से पर इस छोर से उस छोर चली गई। तालियां गूंज उठीं। भौजी नीचे उतरी। नटिन चाची ने आगे बढ़कर उसकी बलैयां लीं और गले से लगा लिया। शायद कलाबाज भी ऐसा ही कुछ करना चाह रहा हो, पर उसका खिला हुआ चेहरा ही भीड़ ने देखा। एक के बाद एक नटों ने बड़े अद्भुत करतब दिखाए। बांसों के ऊपर बंधी मचिया पर इलायची बाज ने जो कलाबाजी करतब दिखाए वो बेहद हैरत अंगेज थे। एक कलाबाजी के बाद लगता कि इस बार ज़रूर नीचे गिरेगा और अपने हाथ पैर तोड़ लेगा, लेकिन वह इलायची बाज, उसके संतुलन में जरा भी कमी नहीं आई और उसने उसके बाद 3 भालों को जोड़कर बनाए त्रिभुज को एक बांस में फंसाकर ऊपर उठाया और उसे हवा में उछालकर खुद पैर फैलाकर जमीन पर लेट गया। भाले ऊपर से गिरे, एक उसके बाएं, एक दाएं और एक दोनों टांगों के बीच गिरकर जमीन में धंस गए। वो बिल्कुल महफूज। लोगों ने तालियां बजाकर उसकी तारीफ की और वो सबको अभिवादन कर एक तरफ बैठ गया। अब बारी आई कलाबाज की। शरीर पर केवल लंगोट पहने खड़ा हुआ, उसकी छाती पर एक चमड़े का टुकड़ा बंधा हुआ था। वो अपने इष्ट का ध्यान कर नीम के पेड़ पर चढ़ा और जिस डाल पर रस्सा बंधा था उस पर पहुंच गया तो नटिन भौजी के घूंघट में फंसी 2 उंगलियों के बीच झांकती आंखें अपने पति पर जा टिकी। कलाबाज दोनों हाथों से पकड़कर रस्से पर लेट गया। उसने दोनों हाथ हवा में पंछियों की तरह फैलाए और तूफानी गति से सरकता हुआ जमीन पर आ लगा। मारे उत्तेजना के हम सब खड़े हो गए और नटिन भौजी भी खड़ी हो गई। उसके घूंघट में फंसी दोनों उंगलियां हटी, दोनों हाथ जोड़े और आसमान की ओर उठ गए। कलाबाज सीधा भागता हुआ ताऊ जी के पास आया और अपना सर उनके पैरों में रख दिया। ताऊ जी ने उसके सर पर हाथ फेरा और 11 रुपये उसे इनाम के तौर पर दिए। पटेबाज ने चौक में एक चादर फैला दी थी। सब लोगों ने उस पर कुछ न कुछ धन डाला। मुझे आज तक याद है कि मेले में खर्च करने को दी गई 1 अठन्नी की पूंजी को मैंने उस चादर में डाल दिया था। ताऊ जी ये देख रहे थे। जब मैं वापस उनके पास आया तो उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ फेरा था। नट परिवार का जीवन बड़े आराम से चल रहा था। नटिन भौजी के आ जाने से परिवार की खुशियां और बढ़ गई थीं। समय पंख पसार कर उड़ रहा था। एक दिन मुझे नटिन चाची के यहाँ घी लाने के लिए भेजा गया। घर के बाहर कोई नहीं दिखा। सोचा शायद पट्टेबाज भैंस चराने गए होंगे, सो अंदर चला गया। देखा कि कलाबाज और नटिन भौजी एक चटाई पर आमने सामने पत्थर की मूर्ति से बैठे हैं। कलाबाज के कपड़ों से लग रहा था कि अभी कहीं बाहर से लौटा है। उनके बीच एक दोने में मिठाई रखी थी जिसमें से शायद किसी ने भी कुछ खाया नहीं था। दोनों की दृष्टि एक दूसरे में ऐसी गुम्फित हो गई थी कि किसी की पलक भी नहीं झपक रही थी। मेरे कहने पर कि भौजी हमार घी, उनकी एकाग्रता टूटी। भौजी उठकर धत कहती हुई भीतर भागी। कलाबाज ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा, पर उसके आंचल को भी न छू पाया। इतनी फुर्तीली थी भौजी। तनिक देर में उसने घी की बढ़िया लाकर मुझे थमा दी और मेरे गाल में चिकोटी काटते हुए बोली, लाला कहू ते कहो ना। कलाबाज बोला, अरे बबुआ समझदार हैं, कहू ते न कही हैं।
घी लेकर मैं लौट पड़ा और रास्ते पर सोचता रहा क्या किसी से न कहना। जाड़े के दिन थे। अगले दिन घी के पैसे देने फिर भौजी के घर जाना पड़ा। बाहर किसी को न देखकर भीतर चला गया। मुझे ये तो पता था कि घर का कोई बड़ा जब घर के भीतर आता है तो खांसता है, पर छोटों पर यह नियम लागू नहीं होता। मैं कमरे के सामने पहुंचा तो देखा कि चटाई के ऊपर एक रजाई पड़ी है। फिर लगा कि उसके भीतर 2 बिल्लियां फंसी हैं और लड़ रही हैं। डर गया, फिर जोर से पुकारा, भौजी। दिखा कि कोई रजाई के भीतर से निकलकर भागा और रजाई के भीतर की उथल पुथल, जो समुद्र की सुनामी लहरों जैसी लग रही थी, शांत हो गई। थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर भौजी घूंघट काढ़े बाहर आई, मुझसे पैसे लिए, फिर गालों में चुटकी काटते हुए बोली, तुम बड़े वो हो, और खिलखिलाते हुए भाग गई। तब इन बातों का मतलब कुछ नहीं समझ पाया था। जब समझा तो सारे दृश्य आज भी आंखों में तैर जाते हैं। भौजी और कलाबाज का प्यार परवान चढ़ा। वो बेटे की माँ बनी। नट परिवार की खुशियों में 4 चांद लग गए। लेकिन ऊपर वाले को क्या मंजूर है, कोई नहीं जानता। कलाबाज को हाइड्रोफोबिया हो गया। तमाम झाड़ फूंक कराई गई, सब बेकार। गांव के कुछ समझदार लोगों ने कहा भी कि इसे शहर में ले जाओ, पर नटों के अंधविश्वास अपने थे। वो चल बसा। बेटे के अचानक चले जाने का दुख पटेबाज और नटिन चाची नहीं झेल सके। 1 महीने के अंतर से ये दोनों भी भगवान को प्यारे हो गए। बस नटिन भौजी और उसकी गोद में रज्जन। भौजी के मायके वालों ने गांव आकर उसे बहुत समझाया कि अभी उम्र ही क्या है, दूसरी शादी कर ले, पर उसने किसी की एक न मानी। एक दिन घर में सुना अम्मा से कह रही थी, चाची किस्मत के आगे तो कौनो जोर चलत नाही, मेहनत करके रजनवा का पढ़ाई बे, जितना हो यो पढ़ा चाहिए। अम्मा ने भी उसकी हिम्मत बढ़ाई थी। भौजी घरों घरों जाकर आटा पीसने से लेकर दाल धान कूटने का काम करके रज्जन की पढ़ाई के लिए अतिरिक्त आय करने लगी। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी रेंगने लगी। रज्जन स्कूल से कॉलेज गया, फिर बीए पास करते ही उसकी जयपुर में सरकारी नौकरी लग गई। भौजी के सारे दुख काफूर हो गए। रज्जन की शादी हुई। 1.5-2 साल के अंतर पर उसकी बहू ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। रज्जन हर महीने घर खर्च के लिए अच्छी रकम भेज देता। होते करते भौजी का घर पक्का बन गया। रज्जन अपनी बहू को जयपुर नहीं ले गया था, शायद इसलिए क्योंकि बता रहा था कि वहाँ जाकर वो राम सिंह चौहान हो गया है। बहरहाल इन चौहान साहब को जयपुर की हवा लगी तो पीने के आदी हो गए। इस बार होली पर रज्जन घर आया हुआ था। गांव के रीति रिवाज भूला नहीं था। सब घरों में जाकर पैलगी की, अपने और जयपुर के हाल बताए। होली पर भांग और शराब का चस्का तो जोर मारता ही है। त्योहार पर रज्जन के चाचा भी पास के गांवों से मिला भेंटी करने आए थे। रज्जन अपने साथ अंग्रेजी की बोतल लाया था, वही उसने चाचा के सम्मान में पेश की। दोनों ने पी। रज्जन शायद औकात से ज़्यादा पी गया। भौजी ने कहा, बस करो, तुम लोग चलो, खाना लगा दीन है, खाओ चले। पीना रोक दिया गया। दोनों लोग उठे, खाने बैठे। होली का त्यौहार, छेड़छाड़ का, हंसी ठिठोली का, उस पर देवर और भाभी का रिश्ता। रज्जन के चाचा ने अपनी भौजी से कुछ ठिठोली कर दी। भौजी ने भी उसी तरह से जवाब दे दिया, जो रज्जन को बहुत नागवार गुजरा। चाचा के चले जाने के बाद उसने माँ से पूछा, तुम चाचा से मजाक काहे करती रहो? तो का हुईगा? ये सब कब से चल रहा है? कब से चल रहा है? भौजी ने सहजता से कहा। इस बार रज्जन की आवाज़ कड़क के साथ गरजी, बताओ ये सब कब से चल रहा है? अरे कब से चल रहा है? भौजी भी खींचते हुए बोली थी। बस रज्जन ने उठकर भौजी को एक करारा थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना करारा था कि फर्श पर लुढ़क गई और विधवा होने के बाद की जिंदगी की रील जैसे उसके अंदर चल गई। किस हौसले से पाला था इसे, क्या क्या अरमान सजोए थे। भौजी के सामने वो दिन भी घूम गया जब किसना ने उसे एक खेत में पकड़ लिया था, जीवन भर सहारा देने का वादा किया था, और उसने किस तरह उससे विनती करके स्वयं को गिरने से बचाया था। अक्सर जाड़े की रातों में अगन उठने पर वो ठंडे पानी से नहाकर खुद को शांत करती थी। उसे लगा कि किसना तो उस दिन से संभल गया था, पर मेरा बेटा? रज्जन ने नशे में न जाने भौजी को कितना मारा। वो बेहोश हो गई थी। सुबह जब उसे होश आया तो कराहते हुए उसने देखा कि वो घर में अकेली है। रज्जन अपने बीवी बच्चे लेकर जा चुका था। घर के बाहर चबूतरे पर अपना सर पकड़कर भौजी बैठ गई और एक टक स्टेशन जाने वाली सड़क को
सूनी आंखों से निहारती रही। अभी आप सुन रहे थे जयराम सिंह गौर जी की लिखी हुई कहानी नटिन भौजी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।